Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit 5th chapter anti-diabetic agents. इस चैप्टर में बेसिकली हम फर्स्टली डायबिटीज़ को समझेंगे और फिर उन एजेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. First one is introduction about diabetes. Diabetes is a condition in which the body does not properly process food for use as energy. Most of the food we eat is turned into glucose or sugar for our body to use for energy. The pancreas is an organ that lies near the stomach, makes the hormone called insulin to help glucose get into the cells of our bodies. डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फूड को प्रोसेस नहीं कर सकती है ताकि फूड जो है वो एनर्जी बना सके, यानी कि फूड से एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाती है. अब जैसा कि आपको पता है, हम मोस्ट ऑफ द फूड जो खाते हैं वो किस में टर्न हो जाता है? ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और इस शुगर को फर्दर हमारी बॉडी एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करती हैं. ये प्रोसेस कहाँ होता है? पैनक्रियाज में. ये पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो स्टमक के पास में होता है. इसमें हार्मोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंसुलिन, और ये जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को लेके जाता है बॉडी की सेल्स में. बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी है, बॉडी में पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर हार्मोन है इंसुलिन. ये इंसुलिन जब फूड एंटर करता है हमारी बॉडी में तो उसको फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्टेड फॉर्म को स्टोर करके रखता है. जब प्रॉपरली इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा होता है तो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो पा रही होती है फूड की एज एन एनर्जी सोर्स, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़. नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़. डायबिटीज़ जो है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2. अब ये जो टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे. तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो उसके बिहाफ पे है कि एज ऑफ ऑनसेट, कि किस एज में ये हो रहा है. टाइप 1 डायबिटीज़ जो है यूजुअली ड्यूरिंग चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, मीन्स कि ये या तो बचपन में होता है या फिर जब टीनेजर एज होती है उस टाइम पे होता है. जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है दिस इज़ फ्रिक्वेंटली आफ्टर एज ऑफ 35, मीन्स कि 35 एज के बाद जो होता है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं. नेक्स्ट इज प्रीवलेंस परसेंटेज, मीन्स कि कितने परसेंटेज देखा गया है ये डायबिटीज़. जो टाइप 1 है उसे देखा गया है 10% ऑफ डायग्नोस्ड डायबिटीज़, मीन्स कि 10% लोगों में देखा गया है टाइप 1 डायबिटीज़. जबकि रिमेनिंग 90% ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट किसके हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं. देन थर्ड आता है डिफेक्ट और डेफिशिएंसी, मीन्स कि किस डिफेक्ट की वजह से, किस डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ हो रहा है. बीटा cells are destroyed eliminating insulin production that causes type 1 डायबिटीज़. मीन्स कि जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा तो इसकी वजह से कौन सा डायबिटीज़ होगा? टाइप 1. जबकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कंबाइंड विथ इनएबिलिटी ऑफ बीटा सेल्स टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ इंसुलिन, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और बीटा सेल्स जो है वो प्रॉपरली इंसुलिन का प्रोडक्शन करने में इनेबल हो जाती है, तो इसकी वजह से इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो अनअप्रोप्रिएट हो जाती है और इसका रिजल्टेंट होता है टाइप 2 डायबिटीज़. नेक्स्ट इज कीटो एसिडोसिस, मीन्स कि इन पेशेंट्स कौन से वाले डायबिटीज़ के अंदर कीटो एसिडोसिस भी देखा गया है, यानी कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन देखा गया है. टाइप 1 के अंदर ये कॉमन है जबकि टाइप 2 के अंदर ये रेयर होता है. नेक्स्ट इज प्लाज्मा इंसुलिन लेवल. प्लाज्मा इंसुलिन लेवल टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर लो टू एब्सेंट होता है जबकि टाइप 2 के अंदर हाई एल्डरली इन डिजीज़, लो इन डिजीज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, मीन्स कि पहले जो होता है स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब लंबे समय तक ये चलता रहता है डायबिटीज़ तो फिर इसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ ट्रीटमेंट, कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है. इंसुलिन इज़ ऑलवेज नेसेसरी फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट एंड
टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अगर हम बात करें तो उनमें डाइट, एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड इंसुलिन के प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए और क्योर के लिए। सो दीज आर द comparison between type 1 and type 2 diabetes mellitus. Next is classification of anti-diabetic agents. So anti-diabetic agents को classify किया गया है further 5 classes के अंदर। फर्स्ट क्लास है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस, जिसमें इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशंस आएंगी। सेकंड होती हैं सल्फोनाइल यूरियाज, जिसके अंदर फर्दर 2 सब क्लासेस हैं, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आती हैं टोलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड, जबकि सेकंड जनरेशन में आती है ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमीप्राइड। देन थर्ड क्लास इज बाइगोनेट्स, जिसके अंदर आती है मिटफॉर्मिन एंड फिनफॉर्मिन। फोर्थ क्लास इज थायोजोलिडीन ऑन्स, तो इनके अंदर ड्रग्स आती है पियो ग्लिटाजोन एंड रोजीग्लिटाजोन। फिफ्थ क्लास इज मिग्लिटाइड्स, जिनके अंदर आती हैं रापेग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड। और लास्ट है ग्लूकोसाइड इनिबिटर्स, जिनके अंदर आते हैं अकारबोज एंड वेग्लिबोज। सो दीज आर द क्लासेज एंड ड्रग्स विच बिलोंग्स टू एंटी डायबिटिक एजेंट्स। नेक्स्ट अब हम इन क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने ड्रग्स देखी हैं उनको फर्दर स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इंसुलिन। सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलिन के ही बारे में कि इंसुलिन जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इसकी केमिस्ट्री थी, कैसे इसकी स्ट्रक्चर थी। सो व्हाट इज इंसुलिन? बेंटिंग एंड बेस्ट टू साइंटिस्ट व्हाट आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट insulin hormone in 1920s from dogs. Insulin is a polypeptide hormone secreted from pancreas beta cells in response to glucose and other stimulants, that is free fatty acids, gastric hormones, parasympathetic stimulation and beta adrenergic stimulation. So दो साइंटिस्ट थे बेंटिंग और बेस्ट। इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन को आइडेंटिफाई किया और आइसोलेट किया 1920 के अंदर डॉग से। ये जो इंसुलिन था बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन था जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है जब ग्लूकोज और अदर स्टिमुलाई दैट इज़ फ्री एसिड्स, गैस्ट्रिक हार्मोन, पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, बीटा एडर्नर्जिक स्टिमुलेशन आते हैं, तब ये इन स्टिमुलेशन से इन ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में क्या होता है, सिक्रीट होता है। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इंसुलिन। देन आती है इसकी केमिस्ट्री। सो इंसुलिन हार्मोन इज मेड अप ऑफ 2 polypeptide chains that are E chain which is composed of 21 amino acids and B chain which is composed of 30 amino acids. Both chains are connected by 2 disulfide bonds between sulfur containing amino acids in both chains, that is cysteine with cysteine. मीन्स कि क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, इनको बोलेंगे ए चेन और बी चेन। जो ए चेन है उसमें 21 अमीनो एसिड्स हैं, जो बी चेन है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं। ये दोनों चेन हैं वो 2 सल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं जिनके बीच में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। अब ये जो दोनों चेन हैं इनको क्या बोलेंगे, सिस्टीन विद सिस्टीन बोलेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसके इम्पॉर्टेंस कि ये जो इंसुलिन है इसको क्यों डिस्कवर किया गया, ये इतना इसका ऐसा क्या रोल था जो बॉडी में इतना इम्पॉर्टेंट था। तो लेट्स सी इट्स इम्पॉर्टेंस। सो इंसुलिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल with type 1 diabetes whose beta cells has been destroyed. Second is insulin is very important and plays a major role in the therapy of individuals with type 2 diabetes when their symptoms cannot be controlled with diet and exercise alone or combined with anti-diabetic agents. Insulin is very important and very useful in patients with type 2 diabetes during pregnancy, and insulin is very important and very useful in patients with diabetes 2 periods of intercurrent illness and stress. मीन्स कि ये जो इंसुलिन है फर्स्टली तो ये जो टाइप 1 के डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें जो है बीटा सेल्स
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब उनमें बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन का फंक्शन नहीं परफॉर्म हो पा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे इंसुलिन एक आउटर सोर्स से देना एक असेंशियल चीज़ हो जाती है। सो जो टाइप 1 के डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इंसुलिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मेजर रोल प्ले करता है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो डाइट से और एक्सरसाइज से अकेले नहीं ट्रीट किए जा सकते हैं, और समटाइम्स जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं उनके साथ आप नहीं ट्रीट कर सकते हो, आपको इंसुलिन उनको देना ही पड़ेगा। मीन्स कि वैसे तो उनमें इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पा रहा होता है, एक्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो डाइट और एक्सरसाइज एंटी डायबिटिक एजेंट्स उनको दिए जाते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस डिज़ीज़ को। सो इसलिए वहाँ पे इंसुलिन देना पड़ता है। थर्ड जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी भी है साथ में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत यूज़फुल हो जाता है। एंड लास्ट की जिन पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है और साथ में इंटर करेंट इलनेस है, स्ट्रेस है, उनको भी इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी ड्रग की, दैट इज़ सल्फोनाइल यूरिया, जिसके अंदर ये हमारी जनरल स्ट्रक्चर है सल्फोनाइल यूरिया की, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप है, यूरिया ग्रुप है और इसमें फिनाइल ग्रुप अटैच है, जिससे आर मॉइटी अटैच है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आर से सब्सटीट्यूशन करके हम इसके कंपाउंड्स को बना सकते हैं। सो इसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन में ड्रग्स आती हैं दैट इज़ टोलब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, टोलाजामाइड एंड एसिटोहेक्सामाइड। तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर में आर और आर डैश की जगह हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो टोलब्यूटामाइड के अंदर हम जो आर की सब्सटीट्यूशन करेंगे दैट इज़ CH3, जबकि आर डैश में हम सब्सटीट्यूशन करेंगे C4H9 की, तो हमारा पास जो ड्रग आएगी दैट इज़ टोलब्यूटामाइड। सेकंड है क्लोरोप्रोपामाइड, जिसके अंदर हम क्लोरीन के सब्सटीट्यूशन करेंगे और आर डैश पे C3H7 की सब्सटीट्यूशन करेंगे। देन हमारी थर्ड ड्रग इज़ टोलाजोलामाइड, जिसमें हम आर की जगह पे CH3 की सब्सटीट्यूशन करेंगे और आर डैश की जगह पे एक 7 कार्बन स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन अटैच है दैट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसके अटैचमेंट करेंगे। और लास्ट जो है हमारा एसिटोहेक्सामाइड, जिसके अंदर हम एसिटो ग्रुप दैट इज़ CH3CO ऐड करेंगे आर की जगह, और आर डैश की जगह एक साइक्लो ग्रुप ऐड करेंगे 6 मेंबर। सो दीज आर द ड्रग्स विच कम अंडर फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। सेकेंड आती है हमारी सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स, जिसके अंदर हमारे ड्रग्स हैं ग्लीबेनक्लामाइड एंड ग्लीपिजाइड एंड लास्ट इज ग्लीमीप्राइड। इनके अंदर हम आर की जगह ये वाले सब्सटीट्यूशन करेंगे और आर डैश की जगह साइक्लो ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे। सिमिलरली ग्लिपिजिड के अंदर भी हम साइक्लो ग्रुप ऐड करेंगे आर डैश की जगह और आर की जगह हम ऐड करेंगे दिस मॉइटी। देन हमारी ड्रग आती है ग्लीमीप्राइड, जिसके अंदर आर डैश की जगह हम मिथाइल साइक्लो हेक्साइल ग्रुप ऐड करेंगे, जबकि आर की जगह हम ऐड करेंगे एक बड़ी मॉइटी। तो इस तरीके से जो डेवलप होंगे दैट आर सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। नेक्स्ट आती है इन सल्फोनाइल यूरिया जो ड्रग्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो सल्फोनाइल यूरिया stimulate the release of insulin from the pancreatic beta cells and enhance beta cell sensitivity to glucose. A specific sulfonyl urea receptor closely linked to the ATP sensitive potassium ion channel exert on the beta cells. मीन्स कि ये जो सल्फोनाइल यूरिया है ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज़ को पैनक्रियाटिक बीटा सेल से और इन्हांस करता है बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी ग्लूकोज के लिए। जो स्पेसिफिक सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स होते हैं ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल से, जो एक्सर्ट करते हैं बीटा सेल्स पे। मीन्स कि बीटा सेल्स पे क्या प्रेजेंट है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल, इन पे ये सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स जो हैं वो उनके साथ क्लोजली लिंक हैं और ये फर्दर अपना एक्शन शो करेंगे। कैसे, देखिए कि ये जो सल्फोनाइल यूरिया हैं ये इनिबिट करता है पोटेशियम आयन चैनल्स को और ब्लॉक करता है द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड लोअरिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू कॉज डीपोलराइजेशन।
The voltage dependent calcium channels then open and increasing intracellular calcium concentration. The increased intracellular concentration of calcium ultimately stimulates performed insulin secretion. मीन्स कि ये जो सल्फोनाइल यूरिया हैं, इनके जो ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, इनिबिट करती हैं फर्स्टली पोटेशियम आयन चैनल्स को, जो कहाँ पे लिंक्ड हैं, इंसुलिन रिसेप्टार से, जो हमारे सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टार्स थे उनके साथ लिंक्ड है पोटेशियम सेंसिटिव चैनल्स। अब ये जो पोटेशियम आयन चैनल्स हैं उन पे ड्रग बाइंड हुई रिसेप्टार पे जाके, तो वो इनिबिट किया पोटेशियम आयन चैनल को। इससे क्या हुआ, ब्लॉक हुआ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड लोअर हुआ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वजह से कोज हुआ डीपोलराइजेशन। मीन्स कि पहले पोलराइज थी सेल, अभी डीपोलराइज हुई। इसे स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि ये हमारे सल्फोनाइल यूरिया ने इनहिबिट किया पोटेशियम आयन चैनल्स को, और इसकी वजह से जो पोटेशियम है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से क्या कोज हुआ, यहाँ पे डीपोलराइजेशन कोज हुआ। द वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल जो हैं ये भी क्या हुए, ओपन होते हैं इसकी वजह से, और फिर इन चैनल्स के ओपन होने से इंक्रीज होता है इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। मीन्स कि पोटेशियम तो बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम जो चैनल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। देन द इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन अल्टीमेटली स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। तो इसकी वजह से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो इन्हांस हो जाएगा। दोबारा हम समझते हैं क्या हुआ। सबसे पहले सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर थे, इन रिसेप्टर से अटैच थे पोटेशियम आयन चैनल। जब ड्रग आके बाइंड हुई इन रिसेप्टर्स पे, तो इसकी वजह से इनिबिट हुए पोटेशियम आयन चैनल। इसकी वजह से पोटेशियम का जो इफ्लक्स था वो तो इनिबिट हो गया, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो बढ़ गया। पोटेशियम के इफ्लक्स के इनिबिट होने से कोज हुआ डीपोलराइजेशन, और वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल के ओपन होने से कैल्शियम जो है वो इंट्रासेल्युलर में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ एक्ट सल्फोनाइल यूरिया। नेक्स्ट आती है इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर से इसकी एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है सल्फोनाइल यूरिया की, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप है, और यहाँ R1 है और यहाँ R2 है। तो इनके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि द R1 एंड R2 शुड बी लिपोफिलिक इन करेक्टर फॉर देयर एक्शन। मीन्स कि ये जो R1 और R2 की हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, ये ऐसी होनी चाहिए कि ये लिपोफिलिक हों, ताकि ये जो है अपना एक्शन प्रॉपरली कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल क्लोरप्रोपामाइड, मीन्स कि प्रॉपर एक्शन के लिए इन्हें लिपोफिलिक होना चाहिए, जैसे कि क्लोरप्रोपामाइड के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट है पैरा पोजिशन एट R1 सब्सटीट्यूशन विथ हैलोजन एल्काइल ग्रुप एंड मिथाइल थायो इंक्रीज द हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी। मीन्स कि जब हम पैरा पोजिशन पे R1 के सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो उसे हम हैलोजन से या एल्काइल ग्रुप से या मिथाइल थायो ग्रुप से अगर करते हैं, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर that R1 substitution at the para position with larger substituents are more potent as comparison to first generation drug, because R1 substituents distance to the sulfonamide nitrogen helps in binding with the receptors and enhance the activity of glipizide is more effective than first generation sulfonyl। सो क्या है कि जब आप पैरा पोजिशन पे R1 सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो अगर आप लार्जर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो मोर पोटेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कि अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम छोटे छोटे ग्रुप्स लगाते हैं, लाइक क्लोरो लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, जबकि सेकंड जनरेशन में हमने बड़े ग्रुप्स लगाए। तो वो जो बड़े ग्रुप्स लगाते हैं तो उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, उसका पोटेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो R1 सब्सटीट्यूएंट है उसकी डिस्टेंस सल्फोनामाइड नाइट्रोजन से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो बाइंडिंग है रिसेप्टार्स पे वो उसमें हेल्प होती है, और इन्हांस होती है ग्लिपिजाइड की एक्टिविटी रादर देन फर्स्ट जनरेशन सल्फोनामाइड्स के साथ।
सो ये जो सल्फोनाइल यूरिया है फर्स्ट जनरेशन का, दैट इज़ क्लोप्रोपामाइड, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें क्लोरो की एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन है, जबकि ये जो ग्लीपिजाइड है इसके अंदर एक बड़ी सी मॉइटी हमने ऐड करी जिसकी वजह से इसकी पोटेंसी बढ़ गई। नेक्स्ट इसके अंदर है कि R2 सब्स्टिट्यूशन विद डिफरेंट एन एल्काइल ग्रुप्स अफेक्ट द पोटेंसी ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स N-propyl to N-hexyl and N-phenyl aromatic / heteroaromatic substitution are more active, that is glimepiride. So आप देख सकते हैं कि अगर R2 जो सब्स्टिट्यूशन है हम कर रहे हैं उसमें हम डिफरेंट करते हैं एन अल्काइल ग्रुप से, तो पोटेंसी जो है वो अफेक्ट होती हैं, यानी कि एन प्रोपाइल, एन हेक्साइल, एन फिनाइल एरोमेटिक, हेट्रोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब जब हम करेंगे तो जो हमारे ड्रग्स बनेंगे वो बहुत एक्टिव होंगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं ग्लिपीराइड के अंदर कि हमने एक मिथाइल फिनाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करी यहाँ पे, या टॉल इनाइल की सब्स्टिट्यूशन करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई। देन इसके अंदर पॉइंट है कि एन मिथाइल एन इथाइल हैज़ लेस और लोअर एक्टिव रेस्पेक्टिवली एंड मोर देन 10-12 एन एल्काइल कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट नो पोटेंसी। मीन्स कि जब आप इनमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो अगर आप एन मिथाइल से एन इथाइल से कर रहे हैं तो जो कंपाउंड बनेंगे उनकी एक्टिविटी और उनकी जो पोटेंसी है वो कम होगी, लो होगी, जबकि जब मोर देन 10 और 12 एल्काइल से कर देंगे तो भी उनकी कोई पोटेंसी नहीं होगी। दैट मीन्स आपको ऐसे कंपाउंड्स ऐड करने हैं जिनकी जो चेन लेंथ है वो 3 कार्बन से 10 कार्बन के बीच में हो। मीन्स कि अगर 1-2 है मिथाइल इथाइल है तो भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, और 12-10 से ज़्यादा कार्बन की हैं तो भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो एक रेंज आपको पता चल गई है कि इस रेंज में ही सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें आज के वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया एंटी डायबिटिक एजेंट्स, जिसके अंदर हमने फर्स्टली डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन लिया, देन हमने क्लासीफाई किया टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को, देन हमने क्लासिफिकेशन देखा डायबिटीज़ एजेंट का, और देन हमने इंसुलिन का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, उसकी केमिस्ट्री देखी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसकी इम्पॉर्टेंस को स्टडी किया। देन हम गए हमारी क्लास पे, दैट इज सल्फोनाइल यूरिया, जिसके अंदर हमने ड्रग्स देखी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एसएआर को स्टडी किया। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अदर क्लासेस को और उनकी ड्रग्स को। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।